नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन किया था और एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिया था और छोटा सा मेंस का आंसर मैंने कंडक्ट किया था। देखिए, दरअसल अभी संसद के बारे में काफ़ी बातें करना बाकी है। संसद की शक्तियां, उसमें कितनी प्रकार की समितियां होती हैं। तो मैंने ये सोचा कि आज लोकसभा बताने के बजाय संसद पे अलग से मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा। आज दरअसल मैं जो आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट का टॉपिक चुनने का एक साधारण सा रीजन मेरा था कि जब आज मैं संविधान की विशेषताओं को पढ़ रहा था तो संविधान की विशेषताओं को, उसकी क्वालिटीज को पढ़ते समय ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहा हूं। वहां भी लोकतंत्र है, संसदीय तंत्र का नियंत्रण है। कहीं कहीं पर ऐसा है कि फंडामेंटल राइट की वजह से न्यायपालिका और कार्यपालिका में कुछ मत एक के नहीं देखने के लिए मिलता है, मत अलग अलग मिलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी है फंडामेंटल राइट। और इसको पढ़ने के बाद जब फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ेंगे, अब एक क्लास में पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कशन करना संभव नहीं है, लेकिन आगे आने वाले कई टॉपिक में, चाहे राष्ट्रपति हो, आपातकाल हो, संसद हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंडामेंटल राइट के बारे में जिक्र जरूर आएगा। इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में भी इनका जिक्र आएगा। तो क्यों ना आज थोड़ा सा मौलिक अधिकारों के बारे में हम चर्चा करते हैं। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक भी है और आपकी एक इसमें थोड़ी सी परिधि भी डिसाइड होगी कि आपका एक एरिया डिसाइड होगा पढ़ने का। मौलिक अधिकारों के माध्यम से आप डीपीएसपी, प्रीएम्बल और भी कई टॉपिक्स को समझने में बहुत ही आसान अनुभव करेंगे। चलिए खैर, तो मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कशन करते हैं। आपको पता है मौलिक अधिकारों का जिक्र अनुच्छेद 12 से 35 तक है और संविधान के भाग 3 में इनके बारे में दिया गया है। और ये जो संविधान का भाग 3 है, इसे दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब ये जो मैग्ना कार्टा वर्ड हमारे सामने आता है कई बार, ये मैग्ना कार्टा वर्ड की उत्पत्ति कहां से हुई, इसको लेकर कई लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन है। और कई लोग मेरे से पूछते भी हैं कि सर ये क्या है मैग्ना कार्टा, जरा हमको बताइए, तो एलैबोरेट कीजिए इसको, इसके बाद आप ये सब बातें कीजिएगा। देखिए, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैग्ना कार्टा, आपने वुड डिस्पैच का भी नाम सुना होगा, उसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये इस वर्ड का मतलब बस समझ लीजिए, दरअसल 1215 ईस्वी के आसपास की बात है। जो इंग्लैंड के महाराजा जी थे, उन्होंने अपने सामंतों के लिए एक अधिकार पत्र जारी किया, उनको संतुष्ट करने के लिए, जब वो थोड़ा सा विद्रोह कर रहे थे उनकी तानाशाही के विरुद्ध, कि भाई थोड़ा शांत हो जाओ, ज्यादा हो हल्ला मत मचाओ। इस अधिकार पत्र के थ्रू उन्होंने कुछ अधिकार सामंतों को और वहां के लोगों को दिए। और यही महान घोषणा पत्र जो था वो मैग्ना कार्टा नाम से प्रचलित हुआ। बाद में जाके अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, आयरलैंड हो, इंडिया हो, वहां पर जब भी ऐसा कोई एक महान चार्टर या पत्र जारी होता जिससे एक आमूलचूल परिवर्तन होता व्यवस्था में, तो उसे मैग्ना कार्टा का नाम दे दिया जाता। तो फंडामेंटल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। दरअसल ये व्यक्तिवादी शासन को समाप्त करते हैं, तानाशाही को समाप्त करते हैं, कानून का शासन लेकर आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बताने वाला सबसे अच्छा जो एक वेपन है, हथियार है, वो फंडामेंटल राइट ही तो है। वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। क्योंकि आपको पता है, जब भी हम संविधान को पढ़ते हैं तो शुरुआत हम कहां से करते हैं? प्रस्तावना से करते हैं। और प्रीएम्बल में सबसे पहला वर्ड क्या है? हालांकि हम प्रस्तावना पर अलग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्रीएम्बल में क्या किया गया? प्रीएम्बल में पहला ही वर्ड है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मेंट फॉर अस, वी डू नॉट मेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान हमारे लिए बना है, हम संविधान के लिए नहीं है। तो संविधान के केंद्र में कौन है? भारत के लोग। और जब संविधान के केंद्र में भारत के लोग होंगे तो सीधी सी बात है, उन्हें जो मूल अधिकार दिए जाएंगे, उनके मौलिक विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो अधिकार उन्हें दिए जाएंगे, उन्हें ही तो मौलिक अधिकार कहा जाएगा। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है?
आपका बौद्धिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या कैसा भी डेवलपमेंट, मतलब आप एक संपूर्ण नागरिक के रूप में गरिमामय जीवन उस देश में बिताते हैं कि नहीं बिताते हैं। आप अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं या बाहर के देशों में भी जाते हैं, आप वहां घूम फिर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन वहां पर राजनीतिक अधिकार तो आपको नहीं मिले हुए हैं। उसके लिए आपको वीजा चाहिए, फिर वहां की सिटीजनशिप चाहिए। तो जब आपको किसी देश की नागरिकता मिलती है तो साथ में उस नागरिकता के साथ कुछ मूल अधिकार भी तो मिलते हैं, और वही मूल अधिकार भारत का मैग्ना कार्टा कहलाते हैं, संविधान का। एक तरह से कानून के शासन को बताने वाला सबसे पहला जो एक परिचय पत्र है वो मौलिक अधिकार ही है। ये मौलिक अधिकार क्या बताता है? मूल में इसके छुपा हुआ है कि हमारे संविधान में ये स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी विधायिका का, कार्यपालिका का या न्यायपालिका का ये कर्तव्य होगा कि वह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। अल्टीमेटली न्यायपालिका का तो कर्तव्य है ही, और ये संविधान के मूल में बात कही गई है, ये संविधान का मूल लक्ष्य है, इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। और अभी मैंने आपको फंडामेंटल वर्ड बताया, मूल। मूल का मतलब तो आप समझ ही गए, आपका बेसिक डेवलपमेंट। तो यहां पर एक सवाल पैदा और होता है, जब भी हम फंडामेंटल राइट के बारे में जिक्र करते हैं, सर ये लीगल राइट या ह्यूमन राइट, मानव अधिकार, या पॉलिटिकल राइट, है ना, या कल्चरल राइट, इकोनॉमिक राइट, ये सब क्या है? इसको भी बड़ी आसानी से समझा जा सकता है अगर आप मेरी बात को गौर करेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, अगर आप एक, मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, लीगल राइट या विधिक अधिकार के बारे में आपको बताऊं। एवरी फंडामेंटल राइट, हर एक मौलिक अधिकार इज अ लीगल राइट, विधिक अधिकार है। बट एवरी लीगल राइट इज नॉट द फंडामेंटल राइट। हर विधिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कंसेप्ट वाली बात बता रहा हूं, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मैंने आपसे क्या कहा? फंडामेंटल राइट है, कोई भी मौलिक अधिकार है, संविधान में उसका जिक्र है, आर्टिकल वाइज, अनुच्छेद के अनुसार हमने संविधान में उसे एक जगह दे दी है। अब पहली चीज तो याद रखिएगा, उसको हम संविधान के द्वारा ही लाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही हमने उसको संविधान में जगह दी है। तो अगर हमको फंडामेंटल राइट को लीगल राइट बोलना, तो लीगल तो वो वैसे ही हो गया, विधिक तो वो वैसे ही हो गया, क्योंकि उसको विधिक रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है, उसको भारत की विधि संरक्षण देती है, तो विधिक तो वो वैसे ही हो गया। प्लस इसके अलावा अगर हमें उस फंडामेंटल राइट में या मौलिक अधिकार में कुछ परिवर्तन करना है तो हमको संविधान में ही संशोधन करना पड़ेगा। ये हुआ संविधान, ये हुआ फंडामेंटल राइट। अगर आपको फंडामेंटल राइट में ही चेंज करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि वो संविधान के द्वारा ही लाया गया, क्योंकि ये संविधान के मूल में है। तो अल्टीमेटली जब आप संविधान में चेंज करेंगे तो वो क्या हो गया? फंडामेंटल राइट हुआ। आप संविधान में चेंज किए बिना उसको नहीं हटा सकते, लेकिन लीगल राइट में ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, लीगल राइट का स्पष्टता संविधान में कहीं जिक्र नहीं होता है। इसे विधायिका यानी कि संसद एक साधारण प्रस्ताव से ला सकती है और साधारण प्रस्ताव से समाप्त कर सकती है, एक सिंपल एक्ट से ला सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि संपत्ति का अधिकार, हालांकि संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था, परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 1978 से इस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट से, विधिक अधिकार से फंडामेंटल राइट में बदल दिया गया। तो अब मान लीजिए इस लीगल राइट को भी समाप्त करना है तो संविधान में परिवर्तन करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे? हम एक सिंपल सा प्रस्ताव या एक सिंपल सा एक्ट लेकर आएंगे संसद के किसी भी सदन में, और जब वो पारित हो जाएगा तो वो लीगल राइट वहां से भी समाप्त हो जाएगा। अगर ह्यूमन राइट की बात करें, यानी कि मानव अधिकारों की बात करें, तो मानव अधिकार तो आपको जन्म से ही मिल जाते हैं, चाहे वो आप किसी भी देश में हो। आपका जीने का अधिकार मानव अधिकार है, हालांकि भारत में फंडामेंटल राइट भी है। किसी और देश में जाएंगे तो ये मानव अधिकार में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा। लेकिन वहां पर आपको वोट देने का,
वो इलेक्शन में खड़े होने का ये अधिकार आपको नहीं मिला हुआ है। तो मानव अधिकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, याद रखिएगा। जैसे ही आपका जन्म हुआ, संपूर्ण विश्व के जितने भी लोग हैं उनको मानवाधिकार मिले हुए हैं। आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। लेकिन लीगल राइट, फंडामेंटल राइट उस देश के संविधान द्वारा ही प्रदत्त किए जाते हैं जिस देश में आप नागरिक के रूप में रह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत फंडामेंटल राइट, बहुत लीगल राइट होके दिमाग आपका घूम गया होगा। बच्चे कई बार ये भी बोलते हैं सर हमें मौलिक अधिकार याद भी नहीं होते हैं। 6 मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, हालांकि आर्टिकल में तो 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, फिर अनुच्छेद 13 में विधिक जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकारों से असंगत जो विधियां हैं उनके बारे में दिया गया है। उसके बाद देखा जाए तो अनुच्छेद 14 से, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक फंडामेंटल राइट का जिक्र है। उसके बाद बाकी के जो और हैं वो फौजदारी अधिनियम या मार्शल लॉ, इन सब के बारे में बताते हैं आर्टिकल्स। तो सर इनको याद कैसे करें? बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। आपको पता है कि ये याद करना और ये सब फैक्चुअल डिटेल्स आपके नोट्स में अवेलेबल रहती है, और बाजार में इतने नोट्स हैं कि आपको पता होगा। लेकिन मैं एक छोटा सा क्लू देता हूं, अगर आप जीवन में इसको याद रखेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलता हूं कि यदि आप स्वतंत्र हैं तो आप समान हैं, मतलब यदि आप स्वतंत्र रूप से किसी देश में रहते हैं तो आपके साथ समानता का व्यवहार अवश्य होगा, आप समान हैं। इफ यू आर फ्री देन यू आर इक्वल, है ना। और यदि आप स्वतंत्र और समान दोनों हैं तो मतलब आप एक जागरूक इंसान हैं, यू आर अवेयर पर्सन, तो फिर आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। और यदि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, इसका मतलब आपका धर्म और आपका ईश्वर यानी कि आपके इष्ट देव आपके साथ है। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। शोषण का अधिकार, धर्म का अधिकार। और यदि आपका धर्म आपके साथ है तो जहां धर्म होता है वहां संस्कृति तो अवश्य होती है, पता ही होगा आपको। तो आपकी संस्कृति भी आपके साथ है, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आपको पता होगा। और अगर ये सभी कुछ आपके साथ है तो सीधी सी बात है उस देश का कानून जरूर आपकी सुरक्षा करेगा। तो सीधी सी बात है आर्टिकल 32, जिसे हम बोलते हैं राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्योंकि जब आपका ईश्वर, धर्म, संस्कृति, स्वतंत्र, समानता सब कुछ आपके पास है, तो अब राज्य का कर्तव्य है या वहां की न्यायपालिका का कर्तव्य है कि आपका ख्याल रखे। तो इफ यू आर फ्री, अब इसको हम थोड़ा सा उलट लेते हैं। मैंने एक्चुअली यहां स्वतंत्रता पहले लिख दिया था। समानता का अधिकार पता है आपको, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। देन उसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार पता ही है आपको, 29 और 30। और 31 का तो लोप हो चुका है, समाप्त हो चुका है, संपत्ति का अधिकार। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 44वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया। इसको 300A में जगह दी गई है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या बचा? आर्टिकल 32 राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब आपका धर्म और संस्कृति मिलकर आपका उपचार कर रही है। तो देन अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू आर फ्री देन यू आर इक्वल। बस इसको उलट लीजिएगा थोड़ा सा। इफ यू आर इक्वल एंड फ्री then you cannot be exploited. If you cannot exploit because your religion with you, if your religion with you, then your culture with you, and your culture, religion, and you are equal and free, then constitutional remedies with you. ये तो एक छोटा सा मैंने आपको तरीका बताया। खैर, इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि दरअसल एक छोटा सा सवाल कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। देखिए, जब भारत का संविधान डेवलप हो रहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डेवलपिंग इन द फर्स्ट स्टेज। अगर आप भारत का संवैधानिक इतिहास उठा के देखें, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि मोटे तौर पर 1935 के एक्ट से भारत के संविधान के आधारभूत ढांचे की एक तरह से नींव पड़ चुकी थी।
और आपको पता है 1935 के अधिनियम का मैक्सिमम इंपैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे है, अधिकांश प्रभाव संविधान पर है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हुआ दरअसल ये कि 1937 के चुनाव भी हुए भारत में, 1937 के चुनाव हुए और भारत के कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के और भी कई दलों के नेता चुनकर वहां की विधान परिषदों में पहुंचे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहां नोटिस की गई कि भारत की अधिकांश जनता जो थी वो निरक्षर थी। समझ में आ रही बात? गरीब थी, अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर अनअवेयर थी, उसमें चेतना की कमी थी। तो सीधी सी बात थी, उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट कार्य कर रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसा भी रूल रेगुलेशन इन पर लगाती थी ये चुपचाप सहन कर लेते थे। अब इन्हीं के बीच में से कुछ बुद्धिजीवी वर्ग आए। शुरुआत राजा राम मोहन राय के समय से हुई, धीरे धीरे समय बदला, सुभाष चंद्र बोस से लेकर महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने राजनीतिक चेतना फैलाने का काम किया। लेकिन यह हमेशा संभव नहीं था। यहां पर संविधान वेत्ताओं के सामने एक प्रश्न था कि भाई हम मौलिक अधिकार क्यों लेकर आए, मौलिक अधिकार लाना क्यों जरूरी, क्योंकि उस समय थोड़ी ना भारत के लोगों को मौलिक अधिकार मिला हुआ था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर बैठी हुई थी। तो मौलिक अधिकारों की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी कि अब आने वाले समय में जो विधायिका चुनकर आएगी और जो कार्यपालिका चुनकर आएगी, भारत के सर्वोच्च सदन में जो बैठेगी संस्था, कहीं वह मनमाना या तानाशाही रवैया ना अपना ले और भारत में ब्रिटेन जैसी सत्ता दोबारा ना आ जाए, दोबारा वो अत्याचार वाली श्रृंखला ना शुरू हो जाए। इसलिए भारत में मौलिक अधिकारों की आवश्यकता सबसे पहले थी। दूसरी वजह है भारत में संसदीय तंत्र, जो इसी से जुड़ा हुआ है फैक्टर, पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। भारत में संसदीय तंत्र हमने अपनाया, ब्रिटेन से लिया है। अब संसदीय तंत्र की एक खास बात होती है, याद रखिएगा, यहां पर जैसे कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, ऐसे ही भारत में आपको पता है राज्यसभा है और लोकसभा है। और लोकसभा में आपको पता है कि मेजॉरिटी बेस्ड इलेक्शन होता है, बहुमत के आधार पर निर्वाचन होता है। कहने का मतलब क्या है? मतलब कि यहां पर दलगत राजनीति को मान्यता दी जाती है। अब आप स्वयं सोचिए कि अगर मान लीजिए दलगत राजनीति को हम मान्यता दे रहे हैं और धीरे धीरे लोकसभा में किसी एक ही दल का बहुमत हो जाए, राज्यसभा जो कि विधानसभाओं से मिलकर बनती है, पिछली क्लास में मैंने इसका इलेक्शन बताया था, विधानसभाओं में भी धीरे धीरे वही दल आ जाए जो बहुसंख्यक वर्ग के रूप में उभर के सामने आ जाए और एक वर्ग हमारे यहां से ऐसा हो जाए जो अल्पसंख्यक रह जाए, तो अब इनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? बहुसंख्यक अब क्या करेगा? लोकसभा के माध्यम से और राज्यसभा के माध्यम से मनमाने नियम बनाएगा, विभेदकारी नियम बनाएगा। तो इन सबको रोकने के लिए भी मौलिक अधिकारों की जरूरत थी। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था, आपको पता है, जातिगत और धर्म के आधार पर, और भारत में सांप्रदायिकता फैलने का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। हो सकता था कि नॉर्थ ईस्ट में भी इसकी डिमांड शुरू हो जाए, पंजाब में भी अलग राज्य की डिमांड शुरू आ जाए, और आपको तो पता होगा जूनागढ़, हैदराबाद ने तो आतंक मचा रखा ही था, जम्मू कश्मीर ने भी। तो क्यों ना सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार संहिता बनाई जाए कि भाई चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वसुदेव कुटुंबकम की बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, अखंड भारत की बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। डेमोक्रेसी को लाने के लिए, लोकतंत्र को लाने के लिए ये अति आवश्यक था कि अब यहां पर ब्रिटेन की सत्ता जा चुकी, पाकिस्तान जा चुका, वो धार्मिक आधार पर बना, यहां धार्मिक आधार पर कोई शासन नहीं करेगा, याद रखिएगा। यहां लोकतंत्रशाही होगी और लोकतंत्रशाही का सबसे पहला जो मूल तत्व होगा वो होगा नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। आप भी बराबर हैं मेरे, मैं भी बराबर हूं। आपको अपने धर्म की स्वतंत्रता, राज्य किसी पर्टिकुलर धर्म को आश्रय नहीं देगा, आपकी अलग स्वतंत्रता है, मेरी अलग स्वतंत्रता। संप्रभु राष्ट्र की संकल्पना आ चुकी थी, इसीलिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता थी। इसके अलावा नेक्स्ट एक पॉइंट और भी है, प्रारंभ से ही, आदिकाल से ही एक ऐसा वर्ग था
जो कि भारत में पिछड़ा वर्ग कहा जाता था, जिसमें दलित आते हैं, स्त्रियां आती हैं और अल्पसंख्यक वर्ग आते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग की डेफिनेशन पे भी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा वर्ग है। SC ST कैटेगरी भी आप बोल सकते हैं, और भी कई कैटेगरीज हैं, जनजातियां हैं भारत की। भारत की जनजातीय बेल्ट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। इनके बारे में कौन सोचेगा, क्योंकि ये तो इनकी भी एक अलग लड़ाई चली है। आजादी के बाद भी इनकी स्थिति सुधरी नहीं। खासतौर पे महिलाओं की स्थिति देखिए, कई जगहों पर आज भी हमको घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं, चाहे सती प्रथा हो, चाहे कुछ भी हो। तो अल्टीमेटली इनके हितों की रक्षा कौन करेगा? इस वजह से भी हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता थी, और इसको लाने के लिए याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान अतुलनीय है। वो इस बात को लेकर अड़े हुए थे कि भारत में मौलिक अधिकार लोकतंत्र की नींव निर्धारित करेंगे, इसलिए इसकी भी जरूरत थी। प्लस इसके साथ साथ भारत में संघवाद को अपनाया गया। हालांकि हम लोग दिखने में क्वासी फेडरल जरूर हैं, एक मजबूत केंद्र के साथ परिसंघात्मक व्यवस्था है, क्योंकि एक मजबूत केंद्र भी है, लेकिन संघवाद में आपको पता होगा राज्यों को काफी शक्ति दी जाती है। और भारत में राज्यों की संख्या उस समय भले ही 14 थी, आज तो 28 है, पहले 29 थी। तो कहीं ये राज्य अपने मनमाने नियमावली ना बनाने लगे अपने राज्य के नागरिकों के लिए, उनके हितों का हनन ना पहुंचाएं, उनको हानि ना पहुंचाएं, उनके मौलिक अधिकारों पर अटैक ना कर दें। तो इस वजह से भी संपूर्ण भारत के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता जरूर थी नागरिकों के लिए, ताकि एकल नागरिकता का जो हमने एक कंसेप्ट अपनाया था कि आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपके साथ जो व्यवहार होता है वही व्यवहार आपके साथ दिल्ली में होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन है और दिल्ली में कुछ अलग व्यवहार हो रहा है। खैर, अब एक छोटा सा प्रश्न और है यहां पर कि मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहा है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? देखिए, जब भी हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर अक्सर कई बच्चे बोल देते हैं, सर ये तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उधार का थैला है, हमने कुछ ब्रिटेन से ले लिया है, कुछ अमेरिका से ले लिया। आप स्पष्ट रूप से और दबंगता से उसको जवाब दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आप आदिकाल में चले जाइए, आप इतिहास के पुराने पन्नों को खंगालिए, आप वहां देखिए जाकर बुद्ध और जैन का जो आंदोलन हुआ। हालांकि बुद्ध और जैन दोनों ही जो थे, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, अपने आप को भगवान नहीं मानते थे, ये उनके अनुयायियों ने उनको भगवान कहा। ये क्या थी? एक तरह की धार्मिक क्रांति ही तो थी। जो गरीब और पिछड़ा वर्ग था वो बड़े बड़े कर्मकांडों में हिस्सा नहीं ले सकता था। एक छोटी सी पूजा अर्चना करने के लिए उसको हजारों करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता था। तो बुद्ध और जैन ने एक अलग संप्रदाय चला दिया और कड़ी टक्कर दी। तो ये एक धार्मिक क्रांति थी, धार्मिक अधिकारों की तो बात थी। आप थोड़ा और आगे चले जाइए, आप मौर्य युग में चले जाएंगे अगर, तो कई जगह पर महाराजा अशोक अपने अभिलेखों में जीव हत्या को प्रतिबंध करने की बात करता है। हालांकि पूर्णतः ये प्रतिबंध नहीं हो पाया, तो जीने की स्वतंत्रता की बात मिलती है। चलिए, अगर हम इसको नहीं भी मानते हैं, आप बोलेंगे सर वो तो एक तानाशाही शासक था और मौर्य सम्राट में एग्जाम्पल हमारे नहीं समझ में आ रहा है, हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप मिडिवल एरा में चले जाएंगे अगर, तो मिडिवल एरा में अकबर का नाम तो आपने सुना होगा। दीन इलाही लेकर आया, सरधर्म संभाव की नीति, धार्मिक एकता की नीति लेकर आया। हालांकि ये विफल रही, लेकिन अकबर को ये सांस्कृतिक विरासत मिली कहां से थी? भारत से ही तो मिली थी। भारत की उस सांस्कृतिक विरासत को वो बहुत अच्छे से समझ गया था कि जो भारत की संस्कृति है वो हर बाहर की संस्कृति को आत्मसात कर लेती है, उसको ऑब्जर्व कर लेती है और धीरे धीरे पनपती है। आप और आगे चले जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय का नाम मैं यहां जरूर लेना चाहूंगा। सबसे पहले राजा राम मोहन राय को सबसे पहला क्रेडिट जाता है फंडामेंटल राइट की नींव डालने में। कैसे? आपने सती प्रथा का नाम तो सुना होगा। जीने का अधिकार यहीं से निकल के आया। एक महिला है या एक छोटी बच्ची है जिसका 14 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता है एक 70 साल के वृद्ध पुरुष से, और अचानक से अगले दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या आप उस महिला को आग में झोंक देंगे? अमानवीय कृत्य है। तो राजा राम मोहन राय ने इसके लिए
बहुत ही जबरदस्त आंदोलन चलाया। ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता ही होगा, और इनको सपोर्ट भी मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो एक तरह से सती प्रथा के विरुद्ध जो आंदोलन चला वो अधिकारों की ही तो बात थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो राजनीतिक रूप से चेतना लाने का काम तो बाल गंगाधर तिलक ने ही किया भारत में। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल गेट इट। फिर देखिए अधिकार की बात, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से अधिकार की बात कर दी। उनका कहना था, देखिए हम मानते हैं ब्रिटिश महारानी हमारी महारानी, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भैया हमको भी तो जीने का अधिकार दो, हमें वोट देने का अधिकार दो, हमें बोलने का अधिकार दो, हमें स्वच्छंद रूप से पूरे भारत में आबाद संचरण का अधिकार दो। ये क्या तरीका है? आप मनमाना रवैया, कभी आर्म्स एक्ट, कभी ये एक्ट, कभी फलाना एक्ट, कुछ भी लगा देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो स्वराज, डोमिनियन स्टेट के थ्रू मैं एक स्वराज के तहत यहां पर मेरा खुद का राज, मैं यहां रह तो सकता हूं। और इसी को जाके आगे भगत सिंह ने क्रांतिकारी आंदोलन में बदल गया, लड़कर लेंगे इंडिया, देखा जाएगा, बम की राजनीति। हालांकि वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं, और भगत सिंह को भी बाद में ये चीज समझ में आ गई थी। लेकिन इन्हीं लोगों के प्रभाव से जब कांग्रेस में नरम दल धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रहा था, गरम दल आ रहा था और गांधी जी का भी उद्भव हो रहा था, तो खुद कांग्रेस ने भी आगे जाकर मौलिक अधिकारों को स्पष्ट तौर पर अपनाया। आप याद कीजिए साइमन कमीशन जब आया था, मैं आपको यहां हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ मौलिक अधिकारों का इतिहास बता रहा हूं। 1927 में जब साइमन कमीशन आता है तो इसके विरोध में, सर जॉन साइमन के विरोध में, हमने मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में नेहरू कमेटी बनाई, और नेहरू कमेटी में तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स का जिक्र था। तो ये कहां की बात होगी कि ब्रिटिशर्स हमको फंडामेंटल राइट सिखा के गए, ऐसा कुछ नहीं है। देन 1931 के कराची अधिवेशन में भी तो फंडामेंटल राइट्स को अपनाया गया ऑफिशियली। बाद में जाकर फिर धीरे 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 अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसके कंसेप्ट को ले लिया। तो ये मौलिक अधिकारों का एक छोटा सा इतिहास था। लेकिन यहीं पर एक छोटा सा सवाल और आता है, क्या मौलिक अधिकार आत्यांतिक हैं, यानी असीमित हैं? एक सवाल ये भी आता है। देखिए, मौलिक अधिकार कहीं से भी असीमित है या नहीं, इसके लिए आपको दो देशों के संविधान को देखना पड़ेगा। उनको पढ़ना नहीं है, बस उनके बारे में थोड़ा बहुत सुनना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यूएसए यानी कि अमेरिका, जो कि आपको पता ही होगा विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, और एक है इंग्लैंड। अब दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या है? जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत पूरे विश्व का पहला लिखित संविधान यही है। इंग्लैंड का अलिखित संविधान है, लेकिन पहला संविधान है ना। खैर, अब यहां पर अमेरिका ने क्या किया है, फंडामेंटल राइट्स को असीमित माना है पूरे तरीके से। बहुत ज्यादा छूट है, और बहुत ही मतलब वहां के नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट मिले वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। और उसका रीजन ये है कि अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, वो बहुत ही ज्यादा जटिल है, इट्स वेरी टफ। तो इसीलिए अमेरिका ने क्या किया, इसकी जिम्मेदारी, फंडामेंटल राइट में अगर कुछ परिवर्तन करना है या उसको सीमित करना है, तो उसकी जिम्मेदारी वहां के सुप्रीम कोर्ट को दे दी। हालांकि ये लिखित रूप में कहीं वहां नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहां इसको सीमित करने की कोशिश करता है। इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में फंडामेंटल राइट सबसे दयनीय अवस्था में है। क्यों? क्योंकि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। यकीन मानिए, वहां के नागरिकों को खुद स्वयं अपने फंडामेंटल राइट जुबानी नहीं पता है, फिर भी वो बहुत अवेयर है और बहुत ही उन्नत अवस्था में है। वहां की जो संसद है, यानी वहां की जो पार्लियामेंट है, वो कभी भी फंडामेंटल राइट में किसी भी समय एक सिंपल से एक्ट से परिवर्तन कर सकती है। तो अब दो देखिए, आत्यंतिक मतलब असीमित, यहां असीमित है, यहां बहुत ज्यादा सीमित है। आपको यहीं पर समझ लेना है, भारत उधार का थैला बिल्कुल नहीं है। हमने ना इस कंसेप्ट को अपनाया, ना हमने इस कंसेप्ट को अपनाया, हमने इसका बैलेंस रूप लिया है। यानी कि हमने एक ऐसा फंडामेंटल राइट का रूप लिया है जिसे हम असीमित नहीं मानते हैं। मतलब ये कि फंडामेंटल राइट को संसद संशोधन के द्वारा कुछ हद तक युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है।
अब ये युक्ति युक्त प्रतिबंध कैसे होंगे, ये डिसाइड तो संसद करेगी, लेकिन ये युक्तियुक्त प्रतिबंध डिसाइड संसद जरूर कर देगी, लेकिन उसका निर्णय पार्लियामेंट नहीं करेगी, उसका निर्णय हमारे यहाँ की न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय करेगी, वो उसकी समीक्षा कर सकती है। इस युक्ति युक्त प्रतिबंध को हमने इसलिए भी अपनाया, याद रखिएगा, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। ये इसलिए भी अपनाया गया क्योंकि समय समय पर भारत में ऐसी कई परिस्थिति, भारत एक बहुत ही ज्यादा सांस्कृतिक विविधता वाला देश था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं संपत्ति के अधिकार की बात करूं, तो एक जमाना ऐसा था कि संपत्ति का अधिकार असीमितता के दौर में जा रहा था, असीमित हो चुका था। आप खुद सोचिए इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हो पाता अगर हम दूसरों की जमीनें नहीं लेते। अगर मान लीजिए कोई अपनी प्रॉपर्टी देने को तैयार ही नहीं है, तो बड़े बड़े रेल कारखाने, बड़ी बड़ी रेलवे लाइन या रोड कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो इसलिए इस फंडामेंटल राइट को हमने क्या किया, लीगल राइट में बदल दिया। अब इसमें कंपनसेशन मिलता है, तो हमने युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया है। इसलिए भारत में फंडामेंटल राइट असीमित नहीं है, न्यायोचित है। न्यायालय समय समय पर इनकी डेफिनेशन देता है और संसद भी चाहे तो इनमें संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को छेड़े बिना। मूल ढांचे के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जरा फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको फंडामेंटल राइट का इतिहास बताया और ये बताया कि फंडामेंटल राइट आवश्यक क्यों है। नेक्स्ट क्लास में मैं फंडामेंटल राइट की थोड़ी सी क्वालिटीज और विशेषताओं के बारे में भी जिक्र करूंगा, लेकिन आज हम थोड़ा सा फंडामेंटल राइट के आर्टिकल वाइज भी कम से कम एक दो आर्टिकल तो देख ही लेते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र है। आर्टिकल 12 जो है, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये राज्य की परिभाषा देता है, याद रखिएगा। इट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, इट हैज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। अब यहां पर बच्चे हमेशा कंफ्यूज, सर राज्य से मतलब क्या, राज्य से मतलब कोई व्यक्ति है क्या, ये राज्य से मतलब पर्टिकुलर मध्य प्रदेश, यूपी? जी नहीं, मैं यहां पर पॉइंट्स लिखता हूं ताकि आप अनुच्छेद 12 को आसानी से समझ सकें कि राज्य से मतलब यहां पर क्या है। आर्टिकल 12 में कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्य से हमारा क्या आशय लिया है। जैसे पॉइंट नंबर 1 क्या है, राज्य शब्द भारत की सरकार तथा संसद। पॉइंट नंबर 1, भारत की सरकार प्लस संसद। देन नंबर 2 में सभी राज्य की सरकारें तथा विधानमंडल। सभी राज्य की सरकारें, विधानमंडल साथ में। नंबर 3 में है सभी स्थानीय निकाय। सभी स्थानीय निकाय, जैसे कि नगर पालिकाएं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का नाम आपने सुना होगा, पंचायतें, जिला परिषदें, पंचायतें, जिला परिषदें। चौथा, नंबर 4 है अन्य सभी निकाय। अन्य सभी निकाय क्या है? अन्य सभी निकाय जैसे कि सभी संवैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण यानी ट्रिब्यूनल, जैसे कि आपने कैट का नाम सुना होगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, या LIC या सेल। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो भारत सरकार के भीतर या भारत सरकार के बाहर कार्य करते हैं सरकार की हेल्प से। चलिए इसको एक एक करके थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं, है ना। भारत की सरकार मुझे बताने की जरूरत नहीं, इंडियन गवर्नमेंट, जैसे भी मोदी जी की सरकार चल रही है, मंत्रिमंडलीय सरकार है संसद में, और संसद मुझे बताने की जरूरत नहीं।
अब भारत की सरकार में क्या क्या आ गया? सबसे पहले कौन आता है? राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड दी कैबिनेट। और संसद मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको क्या है संसद में। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तो आ ही गया। राज्य की सरकार बताने की जरूरत नहीं है, गवर्नर आपको पता ही है, राज्यपाल, या अब यहां उप गवर्नर तो मैं लिखूंगा नहीं वाइस प्रेसिडेंट की तरह, तो यहां पर चीफ मिनिस्टर एंड दी कैबिनेट, उसकी कैबिनेट होगी, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होगी, एंड देन उसके अलावा वहां का विधानमंडल। कई राज्यों में विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। बच्चे इन दो पॉइंट्स में फंसते हैं, एक सभी स्थानीय निकाय और अन्य सभी निकाय। स्थानीय निकायों से क्या तात्पर्य है? आप जिस नगर में रह रहे हैं, जिस टाउन में रह रहे हैं, वहां नगर पालिका है, वो भी तो कुछ ना कुछ लॉ मेकिंग सिस्टम से जुड़ी हुई है। वहां पर भी तो उनके सत्र चलते हैं, वहां महापौर होता है, पार्षद होते हैं, वो छोटे मोटे कानून तो वो भी बनाते हैं, टैक्स भरते हैं आप नगर निगम में। पंचायतें भी जुड़ी हुई हैं, खाप पंचायतें हो या कोई भी हो। जिला परिषदें, ये भी गांव के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए कुछ नियमावली बनाती हैं। कहने का मतलब जिसका भी संबंध थोड़ा बहुत विधि निर्माण प्रक्रिया से वो राज्य के भीतर आ जाता है। अन्य सभी निकाय क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अन्य सभी निकायों के लिए अलग अलग डेफिनेशन अपने अलग अलग निर्णयों में दी है। अब इसको समझने के लिए अन्य सभी निकाय, जैसे कि मैंने आपसे LIC का नाम लिया था, ट्रिब्यूनल तो मैंने बता ही दिया था, जैसे कि ट्रिब्यूनल कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसको समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मानक तय किए कि अन्य सभी निकायों को आप कैसे समझें। तो वो मानक क्या थे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला मानक क्या है? मान लीजिए कोई ऐसी संस्था है जो सरकार से वित्त प्राप्त कर रही है या सरकार के अधीन कार्य कर रही है, तो वो अन्य सभी निकायों में आ जाएगा। या ऐसी कोई संस्था है जो पूरी तरह सरकार पर ही निर्भर है लेकिन ऑटोनोमस बॉडी की तरह कार्य करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने सेल का नाम सुना होगा, LIC का नाम सुना होगा। LIC अपने रिक्रूटमेंट के लिए, अपने यहाँ नियुक्तियों के लिए नियम स्वयं बनाता है, लेकिन है सरकार के अंदर। सेल भी यही करता है, हर साल अपनी नियुक्तियां निकालता है, लेकिन है सरकार के भीतर, पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है। एक जमाना था कि यहाँ के लोगों को भी पेंशन मिलती थी, अब तो खैर पेंशन यहाँ पर समाप्त कर दी गई है। 10 एक मानक ये भी है कि उस निकाय के जो अधिकारी हैं या उस निकाय में जो कार्य करने वाले लोग हैं, क्या वह सरकार की तरह स्थानांतरण ग्रहण करते हैं? उनका वेतन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार से जुड़ा हुआ है या सरकार की उसमें भागीदारी है, तो वो भी अन्य निकायों में आ जाएगा। तो ये है राज्य की डेफिनेशन। यहां पर कुछ नाम है, जैसे मैं लिस्ट लेकर आया था, जैसे सेल, ONGC, CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। राजस्थान विद्युत बोर्ड, जिन्हें सरकार ने अन्य सभी निकायों में शामिल किया हुआ है। और याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये परिधि क्यों डिसाइड की? क्योंकि याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको 4 डेफिनेशन बताई थी, अभी 4 नाम आपको मैंने बताए थे, इन 4 नामों में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की परिभाषा अंतिम नहीं है। समय समय आने पर हम अपने डिसीजंस में राज्य की परिभाषाओं को परिभाषित करते रहेंगे, इसलिए अन्य सभी निकाय वर्ड यहां पे जोड़ा गया है। तो ये तो खैर राज्य की परिभाषा हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो है अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13। देखिए, अनुच्छेद 13 संविधान के बाकी अनुच्छेदों और भागों की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह ऐसा आर्टिकल है
जो सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि इसके 4 पार्ट हैं अनुच्छेद 13 के, बट आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट के बेस को तैयार कर देता है। एक्चुअली में अनुच्छेद 13 उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को 226 के तहत जब भी मूल अधिकारों का हनन हो तो रिट जारी करने का अधिकार देता है। लेकिन यह तो मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 13 करता क्या है। अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन नहीं बताई, हमको जरा इसकी डेफिनेशन के बारे में जानना पड़ेगा। चलिए अनुच्छेद 13 की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अब आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 13 में, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ही आसान सी बात कही गई है। इस संविधान के लागू होने से पहले तक प्रदत्त सभी विधियां उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों से असंगत है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस संविधान के लागू होने से पहले तक भारत में प्रदत्त वो सभी विधियां शून्य होंगी जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों से असंगत है। मैं इसको लिख देता हूं। ये कहता है, इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रवृत्त सभी विधियां उस सीमा तक, यही कीवर्ड है जो आपको समझना है। अगर इस कीवर्ड को आप समझ गए तो फिर बहुत आराम से इस फंडामेंटल राइट को समझ जाएंगे। उस सीमा तक, उस सीमा तक की जगह हम उस मात्रा तक वर्ड यूज कर लेते हैं। उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकारों से असंगत है। उस मात्रा तक वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। अब इसको हम थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं फंडामेंटल राइट को, ताकि आपको इसको और अच्छे से समझ में आए। मैंने तो अभी सिर्फ यही बताया है, अब ये कहां बताया कि इसके 4 पार्ट है ना। तो आर्टिकल 31 का 1, आर्टिकल 13 का 2, सॉरी मैंने 31 बोला, 13 का 2, आर्टिकल 13 का 3 और आर्टिकल 13 का 4। ये 4 अनुच्छेद है, ठीक है। आर्टिकल 13 का 1 क्या कहता है? ये बात करता है संविधान पूर्व विधियों की, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है ये। आर्टिकल 13 का 2 क्या कहता है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, संविधानेतर विधियों की, मतलब संविधान बनने के बाद जो विधियां बनी। आर्टिकल 13 का 3 बताता है विधि की परिभाषा को, डेफिनेशन ऑफ द लॉ, यानी मीनिंग ऑफ द लॉ, विधि की परिभाषा। और आर्टिकल 13 का 4 बताता है, जिसको बाद में जोड़ा गया, कि अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया संशोधन, मतलब अगर 368 के तहत अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है तो उस पर 13(2) और 13(1) के लॉज लागू नहीं होंगे। इसको और इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले जरा हम 13(1) और 13(2) को देख लेते हैं। तो मैं इसको यहां मिटा देता हूं। अब मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपको 13(1), चलिए मैं नया पेज ले लेता हूं। यहां मैं लिख देता हूं 13 का 1 और यहां मैं लिख देता हूं 13 का 2। इन दोनों को चलिए एक साथ ही देख लेते हैं। 13 का 1 ये कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले जो विधियां चली आ रही थी
वह उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो फंडामेंटल राइट पर अटैक करती हैं या उन्हें हानि पहुंचाती हैं, उनसे असंगत होती हैं। ठीक है। 13 का 2 क्या कहता है? इसका जस्ट आगे की बात कहता है। 13 का 2 कहता है कि संविधान लागू होने के बाद संविधानेतर विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकारों से असंगत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो समय समय पर कई जगह पर फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन देता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस डेफिनेशन को समझाने के लिए समय समय पर कई सिद्धांत दिए, जिनमें से एक सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का, जिसे बोलते हैं ग्रहण का सिद्धांत। और 13 के 2 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसको हम आच्छादन का सिद्धांत भी बोलते हैं या ग्रहण का सिद्धांत भी बोलते हैं। और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को हम पृथक्करण का सिद्धांत भी बोलते हैं, पृथक्करणीयता भी बोल सकते हैं आप इसको, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अगर ये दोनों आप समझ गए तो फिर फंडामेंटल राइट के बेस को आप समझ जाएंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो एक समस्या यह भी थी संविधान बनने के बाद कि भाई मान लीजिए, देखिए संविधान बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन अब मान लीजिए कोई ऐसी विधि जो संविधान के पहले से कार्य कर रही है, ठीक है, और उस विधि के अनुसार कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, लेकिन अब नया संविधान बनकर हमारे सामने उपस्थित हो चुका है, और जो नया संविधान बनकर तैयार हुआ है उसमें जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर व्यक्ति जिसने अपराध किया था आजादी के पहले, अब उस फंडामेंटल राइट, जो नए फंडामेंटल राइट है, उसके अकॉर्डिंगली वो दोषी नहीं है। तो अब तो वो ये दावा कर देगा, सीधी सी बात है, कि भाई यहां पर तो मैं, अब मेरे ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि अब नया संविधान आ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन सिद्धांतों को देने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी, उसके बाद ये सिद्धांत देने स्टार्ट किए ताकि आने वाले समय में ये भूतलक्षी प्रभाव ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि याद रखिएगा, जो भी लॉ बनते हैं और अभी जो लॉ हमारे बन रहे हैं उनका भूतलक्षी प्रभाव भारत में लागू नहीं हो रहा है। मतलब रिट्रोस्पेक्टिव प्रभाव हमारे ऊपर लागू नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये कि अगर किसी ने अपराध किया है और वह संविधान लागू होने से पहले किया है, और अब वर्तमान स्थिति में जो नया नियम बन चुका है उसके अकॉर्डिंगली वो दोषी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, उसके ऊपर वही लॉ लगेगा क्योंकि अपराध उसका पूर्व काल का है, नया लॉ उस पर नहीं लगेगा। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों सिद्धांतों को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में कहा। इसको बोलते हैं ग्रहण का सिद्धांत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आपने देखा होगा चंद्रमा आ जाता है, ग्रहण लग जाता है, तो वैसी स्थिति कुछ यहां पर भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई ऐसा है कि अगर कोई एक अधिनियम है, मान लीजिए ये कोई अधिनियम है और इस अधिनियम के किसी पार्ट का प्रभाव, ये फंडामेंटल राइट है, इस पर पड़ रहा है, और ये पार्ट जो है फंडामेंटल राइट को हानि पहुंचा सकता है, ये फंडामेंटल राइट को ये पार्ट हानि पहुंचा सकता है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकारों का ग्रहण उस अधिनियम के उस भाग में उस सीमा तक लगेगा जिस सीमा तक, या उस मात्रा तक लगेगा जिस मात्रा तक वो फंडामेंटल राइट को इफेक्ट कर रहा है। मतलब फंडामेंटल राइट उसको आच्छादित कर देते हैं, उसको ढक देते हैं, उसका प्रभाव उन पर पड़ेगा ही नहीं।
और फिर आप एक काम कीजिए, संशोधन करके उस अधिनियम के उस पार्ट को हटा दीजिए, तो फंडामेंटल राइट का जो ग्रहण है उस पे से हट जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई अधिनियम है, उसका कोई एक छोटा सा पार्ट है और वो फंडामेंटल राइट को हानि पहुंचा सकता है या पहुंचा रहा है, तो इमीडिएट प्रभाव से याद रखिएगा वो शून्य हो जाएगा, वो कुछ कर ही नहीं सकता, खत्म, फंडामेंटल राइट का उस पर ग्रहण लग चुका है। और जस्ट इसके आगे की बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ये क्या कहता है? अब दरअसल ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है ये लागू होता है आर्टिकल 13(1) के लिए, जैसा मैंने बताया। लेकिन अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है? पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ये बेसिकली आर्टिकल 13 के 2 से जुड़ा हुआ है। अब यहां ये क्या कहता है? यहां कहता है कि मान लीजिए कोई एक अधिनियम है और ये आपके फंडामेंटल राइट है, दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स। अब इस अधिनियम का कोई एक पार्ट है, वो मौलिक अधिकारों को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो सीधी सी बात है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के अनुसार फंडामेंटल राइट्स इसको आच्छादित करते हैं। यहां ऐसा नहीं है, यहां ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उस पार्ट को हटा दीजिए, पृथक कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, उसको शून्य घोषित कर दीजिए। ठीक, आपने उसको शून्य घोषित कर दिया। अब यहां पर एक नया अपवाद पैदा हो गया। अपवाद क्या पैदा हो गया कि मान लीजिए एक्सेप्शन, कि वो जो पार्ट आप हटाना चाह रहे हैं वो उस अधिनियम का बेस हो, उस अधिनियम वो पार्ट जो है उस अधिनियम की वजह से ही जाना जाता हो, उस पार्ट का इतना ज्यादा उस पर प्रभाव हो, उस अधिनियम पर, कि वो उसकी मुख्य विशेषता हो, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बताता हो। तो क्या अब उस पूरे अधिनियम को हटा देना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट कहता हटा दीजिए, इसको समाप्त कर दीजिए, पृथक कर दीजिए। मतलब कहने का यह हुआ कि 26 जनवरी 1950 के बाद संसद या राज्य की विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून बनाता है जो फंडामेंटल राइट को हानि पहुंचाएगा, तो वह तुरंत शून्य घोषित हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात, समझ में आई बात? एक बात और इसमें जोड़ देता हूं मैं, वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा तो आप आराम से इसको समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, यानी ग्रहण का सिद्धांत है, और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतर है। वो छोटा सा अंतर मैं आपको बताना चाहूंगा, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या अंतर है वो? देखिए, ये जो संविधान पूर्व विधियों के बारे में बताता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ये संविधान पूर्व विधियों के बारे में आपको बता रहा है कि संविधान पूर्व जो विधियां हैं, जैसे ही संविधान लागू हुआ, याद रखिएगा, वैसे ही संविधान पूर्व विधियां शून्य घोषित हो गई। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या बताता है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बताता है कि ये तभी शून्य होंगे जब ये फंडामेंटल राइट पर इफेक्ट डालेंगे। वैसे ये चलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1950 के बाद कोई नियमावली बनी, अगर वो नियमावली या अधिनियम बना और वो अधिनियम फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो वो तुरंत शून्य घोषित हो गया। लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं है तो वो शून्य घोषित नहीं होगा। बस इतना अंतर याद रखिएगा। समझ में आई बात? तो ये मैंने आपको दो सिद्धांत बताए, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आर्टिकल 13(3) और 13(4) के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि विधि शब्द की परिभाषा क्या है। क्योंकि आज वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा है, आप इसको पॉज कर करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 13 के 3 और 4 पार्ट को भी डिस्कस करूंगा। जाते जाते बच्चे बोलते हैं कि सर 2-3 समस्याएं हैं, उनको सॉल्व कर दीजिए। आर्टिकल हमको याद नहीं होते हैं, अनुच्छेद याद नहीं होते हैं। एक संविधान में एक बहुत बड़ी हमारे सामने समस्या निकल कर आती है, बहुत ही आसान तरीका है,
देखिए याद रखिएगा, आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक तो आपको याद होने चाहिए, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है जीवन में, आपको याद करना ही पड़ेगा। उठ के कीजिए, लेट के कीजिए, बैठ के कीजिए, नहा के कीजिए, जैसे करना हो कीजिए, लेकिन ये याद करना है। और बहुत ही सिंपल है। अरे 1 से 4 तक क्या है? भारत और उसका संघ राज्य क्षेत्र, बोलते बोलते याद हो जाएगा। 5 से 11 तक नागरिकता है, 12 से 35 अभी मैंने फंडामेंटल राइट बताया, तो इतने आर्टिकल तो वैसे ही कवर हो गए आपके। देन आप 36 में चले जाइए, 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व। और 51 के ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ये तो बच्चा बता देगा, जो ल्यूसेंट पढ़ता होगा वो बच्चा बता देगा। समस्या आती है बड़े आर्टिकल्स को याद करने की, तो उनको हम कैसे सॉल्व कर लें? बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए मैं आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूं, आपका लगभग 1/3 सिलेबस पॉलिटी का यहीं समाप्त हो जाएगा, है ना। चलिए क्या करते हैं, यहां मैं लिख देता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फिर मैं यहां लिख देता हूं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। जिन बच्चों ने पहले मेरी क्लास की है वो इस ग्राफ को समझ गए होंगे। उसके बाद में यहां पर लिखते हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उसके बाद में लिखता हूं यहां पर कैग, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। उसके बाद मैं लिख देता हूं यहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नहीं अटॉर्नी जनरल नहीं, इसको ग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहां मैं कैग लिख देता हूं। उसके बाद मैं लिख देता हूं गवर्नर को, राज्यों के राज्यपाल। और फिर लिख देता हूं यहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, भारत का महान्यायवादी। 1 2 3 4 5 6 लोगों के बारे में मैंने लिख दिया। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको इनके आर्टिकल याद नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन दोनों को आर्टिकल को मिला दे तो 124 अनुच्छेद 124 में है। 324 में आपको पता है, 324 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, नीचे लिख देता हूं 124। 324 में इलेक्शन कमीशन है, कैग 148 में है, गवर्नर 163 से स्टार्ट होता है 163, अटॉर्नी जनरल 76 से। यहां मैं आपको 3-4 चीजें बता दूंगा, आर्टिकल याद करने का तरीका भी और कैसे चीजों को कंपेयर करके याद करते हैं। देखिए अनुच्छेद 124 है, 2 को आगे ले जाइए 214 बन जाएगा, और 214 बना तो हाई कोर्ट के जजेस आ जाएगा। ये मैं लिखना भूल गया था ग्राफ में, सॉरी। आ गया, 124 को 214 कर दिया। ये 324 है, 324 का 1 मिटा दीजिए, 124 कर दीजिए, अपने आप में सुप्रीम कोर्ट बन गया। याद हो गया याद करने का तरीका। 163 में गवर्नर है, राज्यपाल है, चलिए राज्यपाल का 1 हटा देते हैं यहां पे और 6 लिख देते हैं। 63 अपने आप ये राष्ट्रपति में बदल गया। ये है याद करने का तरीका, बिना घबराए। बस ऐसा नहीं कि हर जगह कंपेयर करने बैठ गए, लेकिन जब खाली समय हो तो एक करके देखिएगा। अब थोड़ा सा इनके बारे में और देख लेते हैं। देखिए आराम से इनके बारे में याद हो जाएगा आपको। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 324 में लिखा था मैंने, यहां 148 है, ये 163 है ना। सुप्रीम कोर्ट भी 124 में है भाई। अब देखिए यहां से लेके यहां तक अगर हम जाते हैं, सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कैग, इन सबको अगर आप देखते हैं यहां से लेके यहां तक, तो इन सभी को हटाने का तरीका क्या है? प्रोसेस लाइक इंपीचमेंट, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से इनको हटाया जाता है। ये दोनों जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, इन्हें राष्ट्रपति हटाता है। देन ये सभी लोग किसके सामने शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं। राज्यपाल भी राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है, हालांकि इसको चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। कार्यों के बारे में बात करें, सर्वोच्च न्यायालय का कार्य न्याय देना, इसका काम निर्वाचन करवाना, इसका काम ऑडिट करना। गवर्नर का कोई काम नहीं है, सिर्फ सरकार को परेशान करना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का है सलाह देना, सलाह देने का कार्य करता है सलाह को, सरकार को।
अब इनमें सबसे छोटा आर्टिकल कौन सा है? 76। हालांकि प्रधानमंत्री का ये दायां हाथ कहा जाता है, लेकिन पावर कुछ नहीं है, सलाह देने का कार्य है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये तरीका है भारत में संविधान के आर्टिकल को अगर आपको कंफ्यूजन पैदा होता है तो याद करने का। बाकी मैंने मौलिक अधिकार याद करने का तरीका तो आपको बता ही दिया था, तो इसको जहन में दिमाग में अपने रखिएगा और दुआ कीजिए कि इंडिया आज पाकिस्तान से जीत जाए, है ना, तो हम भी थोड़ा सा उसको सेलिब्रेट कर सकें। और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही आप लोगों से मिलता हूं। थैंक यू सो मच मुझे संयम के साथ सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।